हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीसीपी द कॉमर्स पॉइंट, जिसमें आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी पढ़ाया जा रहा है क्लास 11th एंड 12th एंड साथ ही साथ एसएससी डब्ल्यू के लिए भी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। गाइस, इससे पहले हमने अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड पूरा चैप्टर पढ़ लिया था और उसके एमसीक्यूज़ भी लगा लिए थे। वो आपको वीडियोज़ मैं इस नीचे अंडर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर 3, जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं और बहुत सारे जैसे 11th और 12th के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस और ये सब बताया गया है। ठीक है गाइज, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट और ये है क्या, ये सब चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो गाइज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन, इन सबको बोलते क्या हैं? इन सबको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनको हम गैप बोलते हैं। ठीक है गाइज, गैप्स आर द बेसिक रूल दैट डिफाइन द पैरामीटर एंड कंस्ट्रेंट विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। यानी गैप्स हमें क्या बताता है? कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताता है जो कि हमें फॉलो करने, और साथ के साथ कुछ लिमिटेशंस भी बताता है कि हमें इस दायरे से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, दे आर द गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इन्हीं रूल रेगुलेशन से हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है हमारी? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब क्या है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अच्छा गाइज, ये जो गैप है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसेप्ट, ये कौन देता है हमें? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI has issued accounting standard to standardize the accounting practice adopted to prepare financial statement। यानी जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो ये रूल्स हैं, ये सब हैं, ये कौन देता है हमें? ये हमें देता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। किस लिए? ताकि अकाउंटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और हम अपनी स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब कैसे आराम से बना सकें। और ये जो रूल रेगुलेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये कहाँ लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं द कंपनीज एक्ट 2013 हैज नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड बाय कंपनीज इन प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये सब कहाँ पे लिखे हुए हैं? हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए हैं। गाइज, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ICAI। कहाँ से, कौन से एक्ट से फॉलो करे जा रहे हैं, कौन से एक्ट में लिखे हुए हैं? तो वो क्या हम बोलेंगे? द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, गैप के आपके बारे में पूछेंगे, गैप की फुल फॉर्म बताओ, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है गाइस, तो यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बनने के चांसेस हैं इस चैप्टर से, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा गाइस। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग अजम्पशन और कंसेप्ट्स होते क्या हैं। ठीक है गाइस, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions or concepts are the assumptions which are presumed to have been followed in preparing the annual accounts। यानी ये ऐसे assumptions और concepts हैं जो कि हम क्या करते हैं, जो हम मान के चलते हैं, जो हम उनको फॉलो करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं किस चीज़ के लिए? जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें बनाने के लिए जो assumptions और concept हम फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions और concepts। द एंटिटी विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द, अगर मान लो कोई भी ऐसी एंटिटी है जो अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं फॉलो करती है, तो उसको स्पेशली बताना पड़ेगा कि हम ये वाला अकाउंटिंग एजम्पशन या कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका भी रीजन देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, देखो ये लिखा हुआ है, द एंटिटी विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज विच ऑफ दीज एजम्पशंस हैव नॉट बीन फॉलोड एंड द रीजन फॉर नॉट फॉलोइंग, और उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। ठीक है गाइज, ये अकाउंटिंग अजम्पशंस 3 तरीके की होती है, मैं बता रहा हूँ खाली अजम्पशंस और कंसेप्ट की। तो ये क्या है? ये 3 है हमारे पास। सबसे पहला कौन सा है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन, तीसरा है अक्रूवल अजम्पशन। ठीक है गाइज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। जितने भी अजम्पशंस हैं, जितने भी ये कंसेप्ट है, उससे समझ के चलो, मान के चलो, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल अकाउंट में एमसीक्यूज किसके बनेंगे? थ्योरी के बनेंगे।
मैक्सिमम थ्योरी के बनेंगे, कुछ एक प्रैक्टिकल के भी बनेंगे तो वो बड़े क्वेश्चन होते हैं अकाउंट में, तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनेंगे तो बहुत छोटे छोटे बनेंगे। ठीक है ना गाइस, तो इसलिए कोशिश करो जो अगर आपको जैसे एसएससी डब्ल्यू वाले हैं बच्चे, उनके लिए तो क्या है, एमसीक्यूज ही है। एमसीक्यूज और कहाँ से आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी करनी पड़ेगी आपको, और थ्योरी भी आपको डीप में करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है हवा में करके चलेगी, अच्छा जी गोइंग कंसेप्ट होता है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन होती है, अक्रूवल अजम्पशन होती है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्जैक्टली आंसर लगा पाओगे। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले 3 अजम्पशन बताई थी हमने, उसमें सबसे पहले कौन सी है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इस गोइंग कंसर्न अजम्पशन में हम क्या मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं जो भी हमने अपना बिजनेस बनाया है, जो भी हमने अपना बिजनेस बनाया है या चला रहे हैं, वो हम इनडेफिनेटली चलाएंगे, यानी कि हमें नहीं पता कितने साल तक, बस वो चलता रहेगा। हम ये नहीं कहते कि हाँ भाई मेरा बिजनेस 2 साल चलेगा फिर उसके बाद बंद करेंगे, नहीं, ये अजम्पशन हम बिल्कुल नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसको हम बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। ठीक है गाइज, फर्स्ट लाइन यही है, बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर ए फोर्सेबल पीरियड, यानी कि बहुत लंबे पीरियड तक हम उसको चलाएंगे। ठीक है, और इसी कंसेप्ट की वजह से जब हम ये मान के चलते हैं कि हम बहुत लंबे टाइम तक अपना बिजनेस चलाएंगे, इसी कंसेप्ट की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट आता है। क्यों गाइज, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसे एक्सपेंडिचर है जो 1 साल से ज़्यादा जिनों का बेनिफिट मिलता है, एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, वो एक्सपेंडिचर जिनों का क्या होता है, हमें बेनिफिट बहुत कम, यानी कि बहुत एक विदिन 1 ईयर उनका हमें बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, वो ये इसी वजह से हो पाता है कि अगर मान लो हम बिजनेस ही 1 साल का रखें कि भाई मैं तो 1 साल बाद बंद कर दूंगा, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से ही क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनता है। ठीक है ना गाइस, विदिन 1 ईयर जो एक्सपेंडिचर हो जाए उनको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू, और जो 1 साल से ज़्यादा के हैं उनको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, जिनका रेवेन्यू का तो पता ही चल गया आपको। नेक्स्ट आता है, फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इन ए सिस्टमेटिक मैनर, यानी इसी कंसेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, और डेप्रिसिएशन उसमें हर साल लगाते हुए चलते हैं। देखो मतलब कि मान लो हमने कोई एसेट खरीदी 1 करोड़ की, मान लो 1 करोड़ की थी, मैं 1 करोड़ ज़्यादा हो, चलो 10 लाख की मान लो। एक एसेट हमने कितने की खरीदी, 10 लाख की खरीदी। अब वो एक साथ हम 10 लाख का खर्चा नहीं दिखा सकते, एक साथ हम वो 10 लाख का खर्चा नहीं दिखा सकते, क्योंकि एसेट है, एक तो हमारे पास एसेट आ गई। अब उसको उसकी लाइफ मान लो 10 साल है, उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल है, तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यानी खर्चा क्या आया, 1 लाख का खर्चा 10 साल तक के लिए। यानी हम कह सकते हैं वो जो जो मशीन है, जो 10 लाख की मशीन है, उसका खर्चा हमारे पास क्या है, 1 लाख का हर साल खर्चा है। ठीक है, उसी खर्चे को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर साल उसकी वैल्यू इतनी कम होती जाएगी। मान लो पहले साल अगर हमने यूज कर ली तो 10 लाख थी, तो फिर अब कितनी बचेगी, 9 लाख। अगले साल भी यूज कर ली, फिर 1 लाख से कम हो जाएगी, तो अगले साल कितनी वैल्यू बचेगी उसकी, 8 लाख। ठीक है, और जो ये हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, वो हमारा खर्चा कहलाएगा। एक तरीके से क्या कहलाएगा, वो हमारा खर्चा कहलाएगा गाइस। ठीक है, खर्चे को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और जो एसेट है, मान लो हमारी 10 लाख की जो एसेट थी, आज उसकी डेप्रिसिएशन घटा के 9 लाख बचे, तो वो हम 9 लाख कहाँ पे दिखाएंगे, अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, फिक्स्ड एसेट में। ठीक है गाइस, वो हम आगे बहुत सब कुछ आगे ये सारा है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ फिक्स्ड एसेट दिखाई जाएगी, कहाँ करंट एसेट दिखाई जाएगी, कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा। अभी बस एक मैं सिंपल बता रहा हूँ। तो ध्यान रखो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन से 3 कंडीशन बनेंगी। अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर ए फोर्सेबल पीरियड, ये कौन सा अजम्पशन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन से आया है। ठीक है गाइस, ये ऐसे 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट आता हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब कि हमने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार अपना ली, जो भी हमने अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार अपना ली, उसको हमें कंटिन्यूस फॉलो करना है। ठीक है गाइस, याद रखना,
अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सेलेक्टेड, एक बार जो सेलेक्ट कर ली, एंड अडोप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, यानी साल दर साल हमें उसी प्रैक्टिस को फॉलो करना है। इसका फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? अगर इससे क्या फायदा होगा, एक तो इस कंसिस्टेंसी से जो पर्सनल बाइस है, यानी कि जो पर्सनल हमारा लाभ है, वो हम वहां से बच सकते हैं। ठीक है। एंड हेल्ड इन अचीविंग रिजल्ट डेटा आर कंपेरेबल। कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन अपनी सहूलियत के लिए कुछ अजम्पशंस को अवॉइड कर देता है। तो अगर हम कंसिस्टेंसी अजम्पशन होता है तो उस जो बिजनेसमैन है जो अपने प्रॉफिट के लिए अजम्पशंस को चेंज करना चाहेगा तो भी वो चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगाना होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना होता है, एक WDV मेथड से लगाना होता है। कई बार स्ट्रेट लाइन मेथड से ज़्यादा डेप्रिसिएशन आता है तो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाता है, मगर जब वैल्यू कम हो जाती है तो वो किस तरीके से करने लग जाता है, मान लो उसके लॉस ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो WDV को, रिटर्न डाउन वैल्यू को फॉलो करेगा। तो वो अपने हिसाब से मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए कंसिस्टेंसी अजम्पशंस आया है कि एक बार आपने जो प्रैक्टिस अपना ली वही फॉलो करनी है। इससे क्या फ़ायदा होता है, पर्सनल बायस एलिमिनेट हो जाता है, और जिससे हम रिजल्ट्स को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। और मान लो एक साल हमने कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई, एक साल हमने कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई, तो क्या हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, द अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बी चेंज्ड। ये कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हम चेंज कर सकते हैं, बट कब? जब हमें लॉ परमिट करे, कानून यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले कि नहीं भाई अब तुमको ये ऐसे नहीं ऐसे फॉलो करना है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं, डेप्रिसिएशन के 2-3-4 मेथड होते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक WDV मेथड होता है, बहुत सारे। तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि नहीं आपको ये फॉलो करना है, तो उस केस में हम अपना अजम्पशंस को चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा रिजल्ट्स क्या है, मीनिंगफुल मैनर में प्रेजेंट हो सके। ठीक है गाइज। इफ एन एंटरप्राइज डिजायर टू अडॉप्ट एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस इट मस्ट डिस्क्लोज द चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। और कोई भी इफ एन एंटरप्राइज डिजायर टू अडॉप्ट एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस इट मस्ट डिस्क्लोज द चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी इंटरप्राइज अगर वो जो भी अपनी अजम्पशन है उसको चेंज करता है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि हम पहले कौन सा मेथड यूज़ करते थे कि भाई डेप्रिसिएशन का WDV, अब हम कौन सा कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का। और ये भी बताना पड़ेगा उससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर हमें क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है गाइज। तो ये ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या क्या बोलता है कि हमें क्या करना है, एक साल जो पॉलिसी अपना ली वो कंटिन्यू बनाए रखनी है। अगर चेंज करनी है तो कब चेंज करनी है, या तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलें या फिर जिससे हमारी रिजल्ट ज़्यादा बेटर शो हो सके, तभी हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर चेंज हमने कर भी दिया है तो हमें बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि भाई हमने ये पहले स्ट्रेट लाइन से चलते थे, अब WDV मेथड से चल रहे हैं, तो वो लिखना पड़ेगा क्लियर कट। और वो ये भी बताना पड़ेगा कि उसका जो इम्पैक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या है। ठीक है गाइज। तो ये है हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। एक थर्ड बचता है हमारा एक्रूअल अजम्पशन। ठीक है गाइज। एक्रूअल अजम्पशन क्या बोलता है हमें, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे ही हम एंटर करते हैं, यानी कि मान लो मैंने क्या करा, राम से क्या हम मोबाइल बनाते हैं, हमने क्या करा, उससे माल उधार पर लिया। क्या लिया हमने उससे, माल उधार पर लिया। जैसे ही हमने उधार पर मान लिया तो हम वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी, चाहे हमने उसकी पेमेंट करी हो या ना करी हो। ठीक है गाइस। इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि हमने इसकी कैश पेमेंट करी या नहीं करी। ठीक है। ऐसे ही हमने मान लो कोई खर्चा है, हमें खर्चा करना था, मगर अभी तक हमने सैलरी थी, मान लो हमने हमारे एम्प्लॉयज़ की हमें सैलरी देनी थी इस महीने, इस साल हम क्या हुआ भाई, कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, सैलरी हमने नहीं दी, तो ऐसा एक्सपेंस है, मगर एक्सपेंस तो है ना, सैलरी तो देनी है बट दी नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ठीक है।
तो वो भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारा खर्चा कहलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब सैलरी पे कर देंगे तभी माना जाएगा वो खर्चा। अगर वो ड्यू भी हो गई है, जैसे उन्होंने 1 महीने का काम कर दिया है, तो वो जैसे ड्यू हो गए तो वो सैलरी हमारा खर्चा कहलाएगा। वो बात अलग है कि हमने वो पे करी है या नहीं करी है। पे कर दी है तो कैश कम हो जाएगा, नहीं करी है तो वो क्या हो जाएगा, हमारी एक लाइबिलिटीज बन जाएगी, करेंट लाइबिलिटीज बन जाएगी। क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी अभी तक हमने ये वाली सैलरी पे नहीं की है। ठीक है, अक्रूवल अजम्पशन से क्या पता चला है कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे ही हम एंटर करते हैं, जैसे ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तब कब रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ही हम उसमें एंटर हो जाते हैं। यानी कि एंटर करने का मतलब जैसे ही वो ट्रांजेक्शन अपना टेक प्लेस ले लेती है। यानी कि हम दोनों के, मान लो राम और श्याम दोनों ने एक दूसरे से क्या करा भाई, एक ने माल बेचा, एक ने माल खरीदा, चाहे उसकी पेमेंट हुई या ना हुई, तो उससे क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन कहलाएगी। When sale is complete and service is rendered, it is a material whether cash received or not. वही कहने का मतलब है, इस जैसे ही हमने सेल करी, हमने माल बेचा, तो वो क्या हो जाएगा, या सर्विस हमने किसी को दी, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी क्या देता है, सर्विस देता है। जैसे ही उसने सर्विस दी या हमने अपने माल बेचा, वो क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन कहलाएगी। इसमें उसका कोई रोल नहीं है कि कैश मिला या ना मिला। कैश 1 साल बाद भी मिल सकता है, 2 साल बाद भी मिल सकता है, और 3 साल बाद भी। और सिमिलरली भी क्या होगा, इसी तरीके से एक्सपेंस में भी, जैसे भी बताया था मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला। प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज अर्नड एट द टाइम द गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड और रेंडर टू ए कस्टमर। और जैसे ही हमने माल बेचा, जैसे ही हमने माल 10 रुपए का माल 15 रुपए में बेचा, तो हमें क्या हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। चाहे उसके बदले हमें कैश मिले या ना मिले, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है गाइज, इट रिकॉग्नाइजेज द एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। इसी अजम्पशन की वजह से हम एसेट पहचान सकते हैं, लाइबिलिटीज पहचान सकते हैं, इनकम पहचान सकते हैं और एक्सपेंस पहचान सकते हैं। मतलब भाई ऐसे कैसे, जैसे भाई क्या हुआ, हमने क्या करा, माल करा परचेज या एसेट परचेज करी। ठीक है, एसेट परचेज करी, कितने की करी, 10,000 की। कैसे करी, उधार पर करी। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या चीज बन जाएगी इस एसेट परचेज करने से। एक तो हमारे पास एसेट आ जाएगी, एसेट बोले तो मशीन ले लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक तो मशीन आ जाएगी जो हमारी एसेट कहलाएगी। और जब हमने इस पर उधार पे लिया है, जब इससे हमने उधार पर लिया है, तो वो क्या है, हमारे क्रेडिटर भी बन जाएंगे, यानी लाइबिलिटी हो जाएगी वो हमारी। ठीक है, यानी इसी से पता चलता है, अक्रूवल अजम्पशन के से पता, ट्रांजैक्शन से पता चलता है कि कौन सी हमारी एसेट है, कौन सी हमारी लाइबिलिटीज है। अगर हमने सैलरी देनी थी, हमें क्या था, सैलरी देनी थी, बट अभी तक हमने नहीं दी, तो जब नहीं दी है सैलरी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है गाइज, तो इसी तरीके से हम एसेट, लाइबिलिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, और इनकम और एक्सपेंस के बीच में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया गाइस, ये 3 अजम्पशन थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। ये तीनों अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इनको अच्छे से पढ़िए। इनके जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको दिमाग में एकदम सेट कर लो, क्योंकि जो भी एमसीक्यू बनेगा मैक्सिमम अजम्पशन और कंसेप्ट से बनेगा। ठीक है गाइस, ये 3 अजम्पशन थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब आएंगे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है गाइस, अब क्या आएगा हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी 10, 11, 12 ऐसे कुछ हैं जो टोटल हमें पढ़ने हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहला कौन सा है, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही शायद बताया था कि बिजनेस अलग है और ओनर उसका अलग है। जो भी पैसा ओनर बिजनेस के अंदर लगाएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। और बिजनेस उसको क्या मानेगा, ओनर को एक तरीके का क्रेडिटर मानेगा। क्रेडिटर मानेगा तो यानी एक तरह की बिजनेस की वो लाइबिलिटी है। जो उसने जो पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाई है, बिजनेस क्या मानेगा, उसको अपनी लाइबिलिटी मानेगा। ठीक है, और पूरे अकाउंट्स के अंदर जब भी हम अकाउंट्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हम अपने आप को ओनर नहीं मानेंगे, हम अपने आप को क्या मानेंगे, एज ए बिजनेस मानेंगे। हम क्या मानेंगे, अपने आप को एज ए बिजनेस मानेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स
ओनर। जैसे मैंने बताया था कि जो बिजनेस है क्या है, ओनर से अलग है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। अभी जैसे मैंने बताया था, जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे अकाउंट्स की केस, क्या मान के करेंगे कि हम बिजनेस हैं, ना कि ओनर है। ठीक है। ओनर आर कंसिडर्ड ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। यानी कि जो ओनर है वो क्रेडिटर कहलाता है। अच्छा सॉरी, कंसिडर क्रेडिटर। ओनर जो है क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। किसका, बिजनेस का। कितने अमाउंट तक का कहलाएगा, जितने उसने पैसा लगाया। अगर मान लो किसी ने 10 लाख रुपए लगाया है तो 10 लाख की कैपिटल कहलाएगी, और वो एक तरीके से क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। वो क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो बिजनेस की लाइबिलिटी है तो उसको वो क्या कहेगा, बिजनेस की, ये मेरे को इस बंदे को पैसे देने हैं, ओनर को पैसे देने, जिसको पैसे देने होते हैं हमें, वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो एक तरीके का ओनर क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है गाइस, ये हमारा कंसेप्ट हो गया अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। कई बार हम, जैसे एक बार कोई ट्रांजेक्शन होती है कि मैंने बिजनेस में से, मान लो क्या था, बिजनेस में ना करके मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा निकाल लिया, तो क्या उसको मैं ट्रांजेक्शन को अपने अकाउंट, जो बिजनेस अकाउंट है उसमें एंट्री करूँगा? नहीं, क्योंकि वो तो मेरा पर्सनल अकाउंट था, मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करा, तो उसमें तो बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है गाइस, तो ऐसी एंट्रियों को हमें कभी भी बिजनेस के अंदर ऐड नहीं करते हैं। इस कंसेप्ट से यही पता चलता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है गाइस, कौन सा है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। यानी कि हम कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, बस सिर्फ उस केवल और केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करेंगे जिनको हम मनी के अंदर काउंट कर सकते हैं। मनी के अंदर यानी उसको मेजर कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू मनी आर नॉट रिकॉर्डेड। यानी कहने का मतलब जो ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, अगर मान लो इनकी कोई कीमत ही ना हो, भाई लैंड और बिल्डिंग की तो वैसे तो कीमत हमें पता ही है, अगर मान लो इनकी कीमत ही ना पता हो तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। बट लैंड और बिल्डिंग की तो क्या होती है, कीमत होती है, तो इसलिए उनको रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है। अब हमारे क्या है, बिजनेस के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर को हम सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, मगर वर्कर की अगर हम कीमत लगाना चाहें तो कीमत है कोई इसकी? नहीं। तो हम कभी बोलते हैं अपनी एसेट या बैलेंस शीट या किसी चीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस में कि हमारे पास 10,000 वर्कर काम करते हैं, ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाता। हाँ, ये जरूर लिखा जाता है कि उनको हम इतनी सैलरी देते हैं। क्या उनकी कीमत लगाई जा सकती है? नहीं। इसलिए हम कभी भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये नहीं दिखाते कि हमारे पास 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हम कीमत नहीं लगा सकते, और जिनकी कीमत नहीं लगा सकते वो वाली ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती है। द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन द ट्रांजेक्शन। यानी कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या है, स्टैटिक है। यानी मान लो एक ट्रांजेक्शन है, हमने क्या है 10,000 की कोई ट्रांजेक्शन यानी फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है भाई, क्या कर लिया हमने, 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया, तो हमारा वो जो बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है वो रिकॉर्ड किस वैल्यू पे होगा, 10,000 पे। मान लो एक साल बाद उसकी वैल्यू घट कर, या फिर किसी जो हमारी मनी है उसकी करेंसी है, उसकी करेंसी जैसे कम बढ़ती रहती है ना, घटती बढ़ती रहती है, उसकी वजह से मान लो 11,000 हो जाए, 12,000 वैल्यू हो जाए, तो क्या हम उसको 12,000 वैल्यू लिखेंगे अपने फर्नीचर को? नहीं। हम जो एक बार जो ट्रांजैक्शन डेट पे जो उसकी वैल्यू होगी वही लिखेंगे, फिक्स हो जाएगी। 10,000 का खरीदा है तो बैलेंस शीट में वो हमेशा 10,000 का ही शो होगा। ठीक है, चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी भी हो, चाहे मार्केट में वैल्यू 5,000 की क्यों ना हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। मतलब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब है कि हमें अपने जो अकाउंट्स बनाते हैं, जो हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं उसका क्या होना चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए, ताकि हम उनको आपस में कंपेयर कर सकें। क्योंकि बिजनेस क्या है हमारा, हम तो क्या मान के चलते हैं, बिजनेस हमारा बहुत सालों तक चलेगा, 10 सालों तक, 50 साल तक, 100 साल तक, जितना भी है, जब तक हम जिंदा हैं या हमारे आने वाली पीढ़ी जिंदा है, जब तक बिजनेस चलेगा। ठीक है ना। तो अब इतने बड़े बिजनेस के लिए अब कभी हम भाई क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें कि भाई इस साल हमें घाटा हुआ या इस साल हमें घाटा हुआ। ज़्यादातर हम उसको, जो अकाउंटिंग पीरियड कितने साल का होता है, 1 साल या उससे
कम का होता है। ठीक है, या तो 1 साल का होता है, या फिर कुछ कंपनी अपना कम बनाती है, कुछ 1 साल से ज़्यादा का भी बनाते हैं, पर स्पेशल परमिशंस होती हैं उसके लिए। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, वो क्यों होता है, ताकि हम साल दर साल क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें कि हमें घाटा हुआ है या फ़ायदा हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ द टाइम एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। और जैसे ही साल खत्म हो जाता है, जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, हम क्या बनाते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है हमारा, एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट का मतलब है बैलेंस शीट। ठीक है गाइस, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें 2 होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और एक बैलेंस शीट होता है। नेक्स्ट 4th पॉइंट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी कुछ आप अपने अजम्पशंस मान रहे हो, या जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, उनको आपको क्या करना है, बिल्कुल क्लियर आपको बताना पड़ेगा कि हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं, ये हम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, ये अजम्पशंस हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, हमारे बिजनेस में हमारी जो टर्नओवर होती है, जो सेल्स होती है, कई बार तो बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ जाती है, और कई बार एकदम से गिर जाती है। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रीज़न बताने पड़ेंगे कि क्यों हमारी सेल्स इतनी कम हुई है। इसी को क्या बोलते हैं, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलते हैं। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी। यानी कि जो भी सिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं है कि मान लो पेन पेंसिल यूज़ कर रहे थे, इस साल यूज़ नहीं करा पेन पेंसिल, तो पेन पेंसिल भी लिखेंगे, नहीं, वो वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत पड़ेगा, उन इन्फॉर्मेशन को तो हमें डिस्क्लोज करना ही करना पड़ेगा। जैसे सेल एकदम से कम होगी, वो तो बड़ा इम्पैक्ट है, तो वो तो हमें शो करना ही पड़ेगा, वो तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई क्यों कम हुई है। ठीक है ना, इरिलेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है ना, कि भाई मान लो 100 वर्कर काम करते थे, 2 वर्कर काम छोड़ के चले गए, तो ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिसको शो किया जाए। ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या है वो जरूर शो करना है, और सेल्स कम हो गई है तो वो शो करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ऐसे ही अभी 5-6 प्रिंसिपल्स और हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गाइस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है, और इसको खूब अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQs बनेंगे, और बहुत ज़्यादा क्लास 11 के लिए भी और SSC के लिए भी, इन सब के लिए मतलब इसके बिना तो ये समझ लो अकाउंटिंग आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते, इन कंसेप्ट के बिना और इन प्रिंसिपल्स के बिना। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहे और मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाता रहूँ। बाय गाइस।